Namaskar and welcome to the video. So in this video we'll talk about elasticity of supply. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सप्लाई क्या होता है एंड लॉ ऑफ सप्लाई की. सो लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी इस कमोडिटी की बढ़ जाती है. ओके, सो हमें ये पता है. उसके अलावा हमने कुछ और फैक्टर्स देखे जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है टू द सेम थिंग. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है कि क्या रिस्पॉन्स होगा चेंज, प्राइस जैसे चेंज हो रही है उसके हिसाब से सप्लाई चेंज होने वाली है, बट कितनी वो सेंसिटिव है उसको चेंज इन प्राइस को, जो सप्लाई है वो कितनी किस लेवल तक सेंसिटिव है, उसका क्या रिस्पॉन्स होता है. ओके, सो इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस ऑफ सप्लाई टू द चेंजेस इन प्राइस. जैसे प्राइस चेंज होगा तो हमें पता है सप्लाई जो कमोडिटी की वो चेंज होगी, बस किस किस लेवल तक चेंज होगी उसका सेंसिटिवनेस क्या होता है वो हमें पता चलता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ओके, सो हमारी सप्लाई जो है उसे हम इलास्टिक बोलते हैं या इन इलास्टिक बोलेंगे. सो इलास्टिक कब बोलेंगे, इलास्टिक तब बोलेंगे इफ अ स्मॉल चेंज इन द प्राइस इट कॉजेज कंसिडरेबल चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, प्राइस में बहुत ही कम चेंज हुआ है बट उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है बाजार में, जो फर्म्स है वो जो उसको उसका क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है. ठीक है, उस टाइप की सप्लाई को हम कहते हैं इलास्टिक. देन नेक्स्ट थिंग इज इन इलास्टिक. सो इन इलास्टिक कब होगा, जब प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो सप्लाई है उसकी में उसमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा है. ठीक है, प्राइस में कोई चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें बहुत ही कम चेंज हो रहा है या कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में हम क्या कहते हैं इन इलास्टिक. ठीक है, इलास्टिक मतलब जो जल्दी चेंज हो रहा है, जो ज़्यादा रिस्पॉन्स में चेंज हो रहा है. इन इलास्टिक मतलब प्राइस भले चेंज हो रही है बट हमने क्वांटिटी जो सप्लाइड है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा या तो चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती है मेनली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में. देन कैसे मेजर करते हैं इलास्टिसिटी को, क्या फॉर्मूला होता है उसका. सो उसका फॉर्मूला जो है वो है इलास्टिसिटी सप्लाई इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ द गुड. ठीक है, तो ऊपर होता है हमारा क्या, कितना कितना परसेंटेज चेंज आया है सप्लाई में, क्वांटिटी जो हमने सप्लाई किया उसमें, और नीचे हम डिनोमिनेटर में लेते हैं कितना परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस में उस कमोडिटी की. ठीक है, so algebraically देखेंगे तो इट इज गिवन एज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है, इट इज द चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, एंड डेल्टा पी जो है दैट इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड पी एंड क्यू आर द प्राइस एंड द क्वांटिटी. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझ सकते हैं. तो सपोज करिए कि कोई गुड है, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है. पहले इनिशियल उसकी प्राइस जो थी वो 100 रुपये थी, बढ़ के उसकी जो प्राइस होगी 120. ठीक है, सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. सो यहाँ पे भी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई फ्रॉम 500 यूनिट्स टू 600 यूनिट्स. ठीक है, सो इनिशियल प्राइस कितना है 100, जो चेंज होके प्राइस हो गया है 120. इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 500 यूनिट्स, चेंज होके जो Q2 हो जाएगा, जो चेंज इन न्यू जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो हो जाएगा 600 यूनिट्स. ठीक है, तो अब इसकी इलास्टिसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो कैलकुलेशन में देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. ठीक है, वो कैसे निकालते हैं. सो वो होता है बाय द फॉर्मूला न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100. ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्राइस क्या है हमारा, चेंज होने के बाद जो प्राइस आई है, सो दैट इज 120, और ओल्ड प्राइस क्या है 100. ठीक है, सो कैलकुलेशन में देखेंगे 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस जो कि 100 है, तो यहाँ से हमारा परसेंटेज चेंज कितना हुआ है प्राइस में, 20% चेंज हुआ है. दूसरी चीज़ होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. तो क्वांटिटी जो न्यू क्वांटिटी सप्लाइड हो गई प्राइस चेंज होने के बाद वो कितनी हो गई 600 यूनिट्स. इनिशियली कितना सप्लाई कर रहे थे 500 यूनिट्स. ठीक है, सो डिवाइडेड बाय जो ओल्ड क्वांटिटी थी 500. तो यहाँ पे हमारा आया जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें भी परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है 20%. ठीक है, तो अब हम इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. ठीक है, तो 20 आ गया दोनों, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1. तो यहाँ पे आया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है 1. ओके, सो दिस वाज द कैलकुलेशन. अब चलते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो देर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो डिग्रीज क्या बताती हैं कि प्राइस के चेंज होने के रिस्पॉन्स में किस डिग्री तक, किस लेवल तक हमारा जो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज होगा. ठीक है, सो देर आर 5 डिग्रीज. सबसे पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस में अगर बहुत माइन्यूट भी चेंज हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. Okay, so agar when the supply of the commodity increases to infinite quantity or unlimited quantity,
इवन दो देयर इज इनविजिबल राइज और माइन्यूट राइज इन द प्राइस, उस केस में हम क्या कहते हैं, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, सो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू जो इस केस में हो जाएगी वो हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके, सो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस है वो है ₹100। ठीक है, P1 पे देखेंगे, P1 पे जो प्राइस है वो 100 है। सपोज करिए ये प्राइस बहुत ही माइन्यूट रेंज से इंक्रीज हुई है, मतलब 100.001। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट इंक्रीज हुआ है, बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है प्राइस में, बट उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी है वो देख रहे हैं लगातार इंक्रीज होती जा रही है। पहले 10 यूनिट्स, ये जो नीचे है 10, 20, 30, दीज आर द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस हमारी बहुत ही माइन्यूट इंक्रीज हुई है, बट उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी सप्लाइड है इट इंक्रीज फ्रॉम 10, 20, 30 और लगातार इंक्रीज होते होते इट विल इंक्रीज अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, बहुत माइन्यूट चेंज होगा प्राइस में, उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना होता है, इनफाइनाइट, एंड इसका जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। सो दिस वाज द फर्स्ट केस। सेकेंड आता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक मतलब जिसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। इट मीन्स दैट क्वांटिटी सप्लाइड इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, तो प्राइस में कितना भी चेंज होता जाए बट क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। तो अगर कोई चेंज नहीं होगा तो इसका जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। ग्राफ में देखेंगे यहाँ पे प्राइस जो है P1 पे प्राइस 100 रुपीज़ हुई, फिर वो प्राइस इंक्रीज होकर 200 हो गया, फर्दर इंक्रीज होकर 300 हो गया, बट क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं है। पहले भी हम जब 100 रुपीज़ था तभी भी सिर्फ 10 kgs ऑफ द क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 200 है तभी भी जो क्वांटिटी QS है वो सेम लेवल पे 10 पे ही है, और जब प्राइस 300 पे इंक्रीज हुई तभी भी जो QS है वो 10 पे ही है। ओके, सो देर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस। तो ये केस हो जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का। तो ES की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। देन थर्ड केस इज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई के केस में क्या होता है कि when percentage change in the quantity supplied is more corresponding than the corresponding percentage change in price। ठीक है, तो प्राइस में चेंज हुआ, उसके रिस्पॉन्स में हमारी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो चेंज होगी, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा चेंज होगी। ठीक है, जितना सपोज अगर प्राइस किसी की 2 गुना बढ़ी है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब जितना हमारा चेंज हो रहा है प्राइस में, उसके कंपैरिजन में अगर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, उस केस को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक। यहाँ पे इनफाइनाइट तक इंक्रीज नहीं होगा, बट जितना भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है उससे उसके करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा चेंज होगा, तो उस केस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। सो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 और मोर देन 1। नेक्स्ट केस आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स पे क्वांटिटी चेंज होगी, बट जितना प्राइस में चेंज हुआ है उससे कम चेंज होगी। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो गया। अगर प्राइस जो है 4 गुना बढ़ रही है तो उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी हमारी चेंज होगी वो सिर्फ 2 गुना ही बढ़ेगी। ठीक है, मतलब देयर विल बी चेंज, बट वो चेंज जो है प्राइस के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि प्राइस के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी लेस देन 1। ठीक है, सो रिलेटिवली इलास्टिक में जो वैल्यू होती है ES की वो मोर देन 1 होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक में जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। ओके, देन इसका जो फिफ्थ केस आता है वो हो जाता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी का मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, सो इस केस में क्या, जितना जितना चेंज होगा प्राइस में उसके एग्जैक्ट उतना ही परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्वांटिटी में भी। ठीक है, सो ES क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो जितना प्राइस चेंज हुई है, अगर सपोज प्राइस किसी की 2 गुनी बढ़ी है तो क्वांटिटी भी 2 गुनी ही बढ़ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो ES की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी यूनिटरी। ओके, तो इसका ग्राफ जो होता है वहाँ पे इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, एकदम सेंटर से इसको कट करते हुए, ओरिजिन से कट करते हुए ये लाइन हमारी जाती है। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ओके, सो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 5 होती है। सबसे पहला केस होता है परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे ES क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा प्राइस में, उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इनफाइनाइट चेंज हो जाएगा। दूसरा जस्ट उसी का रिवर्स हो जाएगा, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, ES की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 0। उसका ग्राफ कैसा होगा, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वहाँ पे प्राइस जितना भी चेंज हो क्वांटिटी सप्लाइड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन थर्ड केस होता है रिलेटिवली इलास्टिक का। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्राइस में जितना चेंज आया है
क्वांटिटी में उसके कंपैरिजन में ज़्यादा चेंज आ जाएगा. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू विल बी मोर देन 1. नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होगा, प्राइस चेंज हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई भी चेंज होगी बट प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज होगी. सो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1. देन द लास्ट केस इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. यहाँ पे क्या होगा, जितना क्वांटिटी चेंज, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होगा. सो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है इक्वल्स टू 1. देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चेंज हो रही है तो कौन से फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करेंगे. तो पहली चीज होगी अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है. हम प्रोडक्शन, सप्लाई किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्शन पे. जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा हम सप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो जितने ज्यादा हमें इनपुट्स मिलेंगे, हमें प्रोडक्शन करना है, हमें उसके लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए. तो इनपुट जितने ज्यादा, जितना इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, सप्लाई उतनी ज्यादा हो सकेगी. ठीक है, तो जितना इनपुट्स अवेलेबल, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी. सो इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन विद द इलास्टिसिटी. सेकेंड इज लेंथ ऑफ टाइम पीरियड. सो लेंथ ऑफ टाइम पीरियड मतलब किसके बीच का टाइम पीरियड है, इट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द सप्लाईज टू द चेंजेस इन द प्राइस. ठीक है, हमने किसी चीज का प्रोडक्शन किया, मार्केट में लेगा उसे सेल करने के लिए, वहाँ पे हमने देखा उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है उसके बीच में, जो प्राइसेस जो चेंज हुआ है और हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी बात हो रही है. ठीक है, तो टाइम पीरियड हमारे दो तरह के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. तो कोई भी जो इलास्टिसिटी होती है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा इलास्टिक होती है. ठीक है, चाहे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करें चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो लॉन्ग रन में ज़्यादा इलास्टिक होगा. क्यों होगा लॉन्ग रन में इलास्टिक, क्योंकि शॉर्ट रन में अगर हम, कोई फार्मर है सपोज, उसने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, वो मार्केट में ले जा रहा है सप्लाई अपनी, जो वीट की सप्लाई है, और वहाँ पे उसकी प्राइसेस बढ़ गए हैं. ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, सप्लाई भी इंक्रीज करना है. बट क्या वो तुरंत सप्लाई इंक्रीज कर सकता है, नहीं, क्योंकि वीट के प्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड है, उसका जो ग्रोइंग पीरियड है, वो तो फिक्स है. अब वो मार्केट में ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो वहाँ पे वो सप्लाई को एकदम से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है. ठीक है, तो लॉन्ग रन, अगर उसके पास ज्यादा टाइम का पीरियड होगा, मतलब 6 महीने या अगले साल आना है, अगले साल जाके उसकी सप्लाई को चेंज कर सकता है. बट क्या तुरंत वो सप्लाई को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता. ठीक है, इसीलिए लेंथ ऑफ टाइम पीरियड में क्या होता है, लॉन्ग रन में कोई भी चीज़ें जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, शॉर्ट रन में लेस इलास्टिक होती है. ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन एज कम्पेयर टू द शॉर्ट रन. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो डाइवर्सिफिकेशन का कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है. ओके, वहाँ पे वो दो तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चेयर्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और टेबल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, तो अगर उनके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, अगर वो चेयर के प्रोडक्शन और टेबल के प्रोडक्शन दोनों में यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज को, तो वो क्या करेंगे, जिसकी प्राइस बढ़ेगी उसकी तरफ अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देंगे, है ना, तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी वो इंक्रीज कर देंगे. ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन जितना हम कर सकते हैं उसकी वजह से इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, अगर सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द रिसोर्सेज और द प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, अगर हम फार्मर का एग्जांपल लेंगे, सपोज एक फार्मर है जो कि वीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, सोयाबीन भी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, और सेम टाइप के रिसोर्सेज वीट में भी यूज हो रहे हैं और सोयाबीन में भी यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे उसका डाइवर्सिफिकेशन है और रिसोर्सेज भी सेम लग रहे हैं. तो जिसकी प्राइस बढ़ेगी, मार्केट में जिसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा उसको, वो उसकी तरफ अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर लेगा, तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट मार्केट्स. तो उसमें भी सेम चीज़ है, ऑल्टरनेट मार्केट्स अगर रहेंगे, ज़्यादा ऑप्शन जब भी रहेगा, तो इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी. एक मार्केट में उसको बेटर प्राइस नहीं मिल रहा, तो वो दूसरे मार्केट में जाएगा, वहाँ पे उसको ज़्यादा बेटर प्राइस मिल रहे हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सो जितना ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होता है, इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. Then next point is flexing and starting and winding up, flexibility in the starting and winding of the winding up of the business. So if it's easy for a business to start and stop making products quickly, मतलब जितनी ज़्यादा जल्दी वो मतलब उससे ज़्यादा डैमेज ना हो उस प्रोडक्ट को, उसने जो भी अपना बिजनेस कर रहा है वो जितना जल्दी उसे स्टार्ट कर रहा है, जितना जल्दी उसे बंद कर दे रहा है, उससे कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी जो है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी उसको प्रोडक्शन में, उसकी वजह से उसका इलास्टिसिटी जो है दैट विल ऑल्सो बी higher. So this was all about elasticity of supply. See you in the next video. Thank you.